नमस्ते दोस्तों, मैं मुदित ललवानी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म्स एंड केस लॉज के अंदर स्वागत करता हूं। मैं दुबई की एक फर्म में काम करता हूं जिसमें मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन संभालता हूं। एक तरह का ट्रेड फाइनेंस का काम है ये। तो जो मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जो केस लॉज आए वो भी शेयर करूं। साथ साथ में जो गेस्ट इस चैनल में आते रहेंगे जो कि 30-30 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी इसमें लेक्चर देंगे। ऐसा मैंने अरेंजमेंट किया है जो कि हर हफ्ते ये वीडियो आएगा और वो आपको गाइड भी इसमें करेंगे। तो इस चैनल के अंदर मैं आपको जो इनको टर्म्स होती है वो एक एक करके समझाऊंगा। पहले थोड़ा समरी में, फिर एक एक पॉइंट पे अपन डिटेल में बात करेंगे और उसके ऊपर जो केस लॉज है, जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी एक पॉइंट अगर मिस हो जाए या एक पॉइंट का एक वर्ड भी अगर चेंज हो जाए तो उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएगी वो हम जानेंगे। और साथ में जो हमारे गेस्ट आएंगे वो भी इस बारे में केस लॉस के साथ आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज चैनल का पहला दिन है तो इसमें मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, जो बेसिक टर्म्स होती है बैंकिंग की। तो उसमें यूसीपी 600 है। ये एक तरह की आप गीता मान सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं ट्रेड फाइनेंस का, कि जो भी चीज होगी रिलेटेड, आप किसी लॉ को ध्यान में रख के आप इंटरप्रेट करोगे, तो ये यूसीपी 600 वो है। तो आपको बेसिकली 3 चीजें ध्यान रखनी है। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो लिखा हुआ हो, यूसीपी 600 क्या है, एंड आईएसबीपी जो इंटरनेशनल लॉ है, उन तीनों का मिला के हमको जो भी चीज करनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो काम करना है। सारा इंटरप्रिटेशन इन तीनों को मिलाकर ही होगा। तो स्टार्ट हम यूसीपी 600 से करेंगे। एंड इसके अंदर यूसीपी 600 जुलाई 2007 में आया था। एंड 2 से चालू पॉज। तो हम आर्टिकल 2 से चालू करेंगे। आर्टिकल 2 में सबसे पहले है एडवाइजिंग बैंक। अभी एडवाइजिंग बैंक, एप्लीकेंट, बैंकिंग डे, बेनिफिशियरी, ये सब जानने से पहले मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट के अंदर थोड़ा सा समरी में नटशेल के अंदर बता देता हूँ कि क्या क्या चीज होने वाली है। वरना अचानक से कुछ जो नए बंदे हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, अगर ये वर्ड सुनेंगे तो उनको वो कंफ्यूज होंगे। और आप ये मान के चलिए कि जब तक आप ये 4 से 5 बार अलग अलग तरीके से नहीं समझेंगे, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको इजीली समझाने के लिए ये आप फ्लो चार्ट देखिए। इसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। अभी इंपोर्टर को माल खरीदना है, एक्सपोर्टर को माल बेचना है, तो सबसे पहले वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। अभी अब जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कुछ लोग, जो छोटी मोटी पार्टी होती है, वो प्रोफोर्मा इनवॉइस से भी काम चला लेती है। प्रोफोर्मा इनवॉइस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती है वो डाल के देते हैं, तो वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट ही काम करती है। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा इन जनरल आपको बता दिया। तो इन दोनों के बीच में सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो सेकंड स्टेप क्या होगी कि नेगोशिएबल एलसी एप्लीकेशन, ये जब आप पॉइंट 2 देख रहे हैं कि नेगोशिएबल एलसी एप्लीकेशन लगाएगा इशूइंग बैंक में। अब 2-3 तरीके से हो सकते हैं। अब चाहे तो इंपोर्टर अगर ज्यादा ही भरोसा एक्सपोर्टर पे, तो डायरेक्ट एडवांस उसको दे सकता है, टीटी पेमेंट कर सकता है। लेकिन भरोसा नहीं है, एक्सपोर्टर को भरोसा नहीं है इंपोर्टर पे, तो क्या करेगा, वो बोलेगा हमको एलसी दीजिए। अभी एलसी जो होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो बैंक के थ्रू होती है, तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं, अगर सिक्योर करना है आपको ट्रांसेक्शन, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंपोर्टर को भी क्या चाहिए कि उसका माल एकदम अच्छा हो, जो स्पेसिफिकेशन हो। अभी क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, यूरिया होता है, कोल होता है, तो इनमें जो इनका स्पेसिफिकेशन होता है बहुत जरूरी होता है। अभी किसी में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब पानी,
उसमें 1.5% ही रहना चाहिए, किसी में मेरे 0.5 रहना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। अभी इंपोर्टर को क्या चाहिए कि माल एकदम स्पेसिफिकेशन हो तो बैंक उसको पैसा दे दे, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। और उसी तरह एक्सपोर्टर को भी चाहिए कि हाँ जब वहां माल पहुंच जाए और जो भी उसकी टर्म्स है, अगर माल पहुंच जाए तो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इंपोर्टर मना कर दे ऐसा कुछ। तो उसके लिए फिर ये लोग एलसी यूज लेते हैं। अब एलसी की टाइप्स और उसके बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी समरी में बताया आपको। तो इंपोर्टर जाएगा इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक हम इन शॉर्ट ये मान लेते हैं कि इंपोर्टर की बैंक है। अभी समझने के लिए वो एलसी खोल के देगी उसको। अभी इशूइंग बैंक ने कर दी इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। आप ये नंबर .3 पे पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं वो नेगोशिएटिंग बैंक के पास उसने किया। हम उसको नेगोशिएटिंग बैंक नहीं, उसको बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग। अब इशूइंग बैंक हम मान सकते हैं कि वो इंपोर्टर की बैंक है। आप ये समझिए वो उसको एलसी खुलवा के देगी। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट है एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो डायरेक्ट अब इशूइंग बैंक एक्सपोर्टर के ऑफिस तो नहीं जा सकती, वो कोई दूसरी बैंक के थ्रू ही जाएगी, तो वो होगी बैंक एडवाइजिंग बैंक। तो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि एडवाइजिंग बैंक का है। अभी इशूइंग बैंक क्या चीज है? इशूइंग बैंक आप एक पॉइंट पे ये समझिए कि वो इंपोर्टर की बैंक है। इंपोर्टर जैसी उसको टर्म्स लिख के देगा वैसी वो एलसी खोल के देगा। एलसी उसने बना दी। अब एलसी उसको जाके एक्सपोर्टर को देगा कौन? इंपोर्टर हाथ से लेके नहीं जाके देगा, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएंगे। तो आप देख रहे हैं वो पॉइंट नंबर 3 है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, वो देगा एडवाइजिंग बैंक को। ये जो चौथा पॉइंट है एडवाइजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, तो जो सामने वाली बैंक होगी वो जाके एडवाइस करेगी उसको एक्सपोर्टर को कि आपकी ये जेन्युइन एलसी आई है जो कि इशूइंग बैंक ने इशू की है। तब एक्सपोर्टर मानेगा कि हाँ चलो ये एलसी जो आई है वो ठीक है। अदरवाइज इंपोर्टर कुछ भी बना के दे देगा, नहीं मानेंगे ना उसको। अभी एक्सपोर्टर है, वो चेक करेगा उस एलसी को कि हाँ उसके टर्म्स सब बराबर है, सारी जो चीज है वो बराबर है। अगर उसको सही नहीं लगेगी तो उसमें वो अमेंडमेंट मांगेगा। ये सारी चीजें नेगोशिएशन वगैरह ये सब चलता रहता है। अमेंडमेंट और ऐसा अमेंडमेंट मतलब कुछ एलसी में चेंज करवाना। फिर पांचवा पॉइंट, अब एक्सपोर्टर की बारी, उसको शिपमेंट करना है, उसने जो वादा किया उसको निभाना है। अब वो माल भेजेगा इंपोर्टर को रास्ते में इन ट्रांसिट। तो ये पांचवा पॉइंट अपन शिपमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब वो माल जैसे ही उसको 5वां पॉइंट ये है कि एक्सपोर्टर को शिपमेंट करना है। वो साथ साथ में उसको शिपमेंट तो चलता ही रहेगा, साथ साथ में वो नेगोशिएशन की तैयारी करेगा। एलसी के अंदर जो जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, 3-4 जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मिनिमम 3-4 होते हैं और मैक्सिमम जितने भी आप रिक्वायर हो डिटेल्स में आपको बताऊंगा किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो एक्सपोर्टर उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने की तैयारी करेगा ताकि वो अपने बैंक में लगा सके। अभी वो अपनी नेगोशिएटिंग बैंक में जाके प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जैसे प्रेजेंट करेगा नेगोशिएटिंग बैंक के कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एकदम बढ़िया है, और फिर वो आगे इशूइंग बैंक को ट्रांसफर कर देगी। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन करना। प्रेजेंटेशन जब एक्सपोर्टर बैंक को करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक को, उसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जब वो आगे भेजेगी नेगोशिएटिंग बैंक इशूइंग बैंक को, उसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंट, ये एक पॉइंट पे देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू इशूइंग बैंक। और हमने 6 पॉइंट ये देख ही लिया, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वो नेगोशिएटिंग बैंक को करेगा और फिर वो प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू इशूइंग बैंक होगा। 1 मिनट। अभी इशूइंग बैंक, अगर इशूइंग बैंक को लगा कि नहीं इसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ गलती लगी उनको, तो वो वापस डॉक्यूमेंट को भेज सकती है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके पास पूरा राइट है। और उसको लगा सारी चीजें, तो फिर वो इंपोर्टर से 9 पॉइंट आप देखेंगे कि वो इंपोर्टर को कहेगी कि ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट, आप पैसे दीजिए,
अगर साइट का पेमेंट है तो 5 दिन के अंदर पैसे उसको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर टर्म है कि जैसे 1 महीने बाद, 60 डेज या 90 डेज के बाद, तो वो 90 डेज बाद पैसा देगा। लेकिन फिर वो वादा कर देगा इश्यूइंग बैंक, हाँ 90 डेज में पैसा दे देंगे। अभी इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट आप कहेंगे कि वो रिलीज कराएगा ही नहीं। अभी माल जैसे शिप यहाँ पर इंपोर्टर के गांव पहुंच चुकी है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसको माल अगर छुड़ाना है तो उसको देना ही देना पड़ेगा। और माल छुड़ाने का भी छोड़ो, अगर उसको नहीं भी छुड़ाना है, प्राइस सपोज करो एकदम से भाव उसके गिर गए हैं और चाहता है कि नहीं उसको माल लेना ही नहीं, कहीं और सस्ता मिल रहा है, तो वो पीछे नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर एकदम साफ है तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रिलीज का ये ऑप्शन उसके पास नहीं है कि वो मना कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज बहुत बहुत ध्यान रखिए कि अगर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हुआ, मतलब उसमें कुछ गलती हुई थोड़ी छोटी सी भी, और इशूइंग बैंक ने अगर वो गलती निकाल दी है, तो आप ये जानिए सारा दारोमदार इंपोर्टर पे आ जाएगा। उसके पास ऑप्शन है कि वो मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है। तो इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको अपना दिमाग पूरा खुला रखना है, बहुत ही ध्यान से बनाना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती मिलियंस का लॉस करवा सकती है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही है, टकाटक है, तो चाहे भाव 200 के $5 ही क्यों नहीं हो जाए, इंपोर्टर आपको मना नहीं कर सकता, उसको डॉक्यूमेंट रिलीज करवाना ही पड़ेगा। तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको टर्म्स थोड़ी थोड़ी इसमें समझ आ गई होगी। बाकी डिटेल में जैसे जैसे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे उसको। तो सबसे पहला पॉइंट है एडवाइजिंग बैंक। इधर एडवाइजिंग बैंक आप इधर ये समझिए, ये जो बैंक है, इशूइंग बैंक डायरेक्ट नहीं जाती है, उसको कोई बैंक के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो एडवाइजिंग बैंक मैक्सिमम जो एक्सपोर्टर होती है उसी की कंट्री के अंदर होती है। मैं मैक्सिमम टाइम्स कह रहा हूं, नॉट ऑल द टाइम्स। Advising banks means the bank that advises the credit at the request of issuing bank. इशुइंग बैंक उसको रिक्वेस्ट करेगी। अब इशुइंग बैंक आप पूछेंगे कि इशुइंग बैंक को कैसे पता कि इस बैंक को करना है उस बैंक को करना है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी बैंक चाहिए, क्या चाहिए। तो उसमें फिर एक्सपोर्टर बताता है कि हाँ मेरी बैंक की होगी एडवाइसिंग बैंक, HSBC बैंक, मैं इस बैंक के थ्रू खुलवाना चाहता हूँ। तो इशूइंग बैंक उसको एलसी के अंदर उसका नाम लिख देती है। तो एडवाइसिंग बैंक मींस द बैंक दैट एडवाइजेस द क्रेडिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक उसको देती है एडवाइसिंग बैंक को, और फिर एडवाइसिंग बैंक आप देखेंगे कि यहां से वो एक्सपोर्टर को एडवाइस करेगी। सेकेंड थिंग, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मीन्स द पार्टी ऑन हुज रिक्वेस्ट द क्रेडिट इज इशूड। तो अभी इसमें एप्लीकेंट कौन हो गया? इंपोर्टर हो गया, क्योंकि इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा। तीसरी चीज है बैंकिंग डे। बैंकिंग डे मीन्स द डे ऑन विच बैंक इज रेगुलरली ओपन एट द प्लेस एट विच एन एक्ट सब्जेक्ट टू दीज रूल्स इज टू बी परफॉर्म। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, इसमें अब बैंक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो बैंक वहां है उसके वहां की जो अगर हॉलीडे है वही मानी जाएगी। सपोज करिए मैं दुबई के अंदर काम कर रहा हूँ, बैंक है इंडिया के अंदर। अभी बैंक डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जो हॉलीडेज है वो मानी जाएगी। मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो मेरे ऊपर रूल्स लगेंगे जिस टाइम पे मैं ये रूल्स चेक कर रहा हूँ, सपोज करो प्रेजेंटेशन के टाइम अगर मैं रूल चेक कर रहा हूँ, तो जिस कंट्री में प्रेजेंट में कर रहा हूँ उस टाइम के वो रूल अप्लाई होंगे। मीन्स डे ऑन विच अ बैंक इज रेगुलरली ओपन एट द प्लेस, ये बहुत बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट, उसको इस वर्ड को मार्क करना। एट विच एन एक्ट सब्जेक्ट्स टू दिस रूल इज टू बी परफॉर्म। जब हमको परफॉर्म करनी है एक्टिविटी पर्टिकुलर, उस टाइम पे देखा जाएगा उस बैंक का। तीसरा है बेनिफिशियरी मीन्स द पार्टी इन हुज फेवर द क्रेडिट इज इशूड। तो इसमें बेनिफिशियरी होगा, इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? एक्सपोर्टर होगा जिसको पैसे मिलेंगे। फिर है कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। अभी कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन इन शॉर्ट में ये बताऊं कि जब
एलसी की टर्म्स है, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने अगर डॉक्यूमेंटेशन बना के नेगोशिएटिंग बैंक को दे दिया तो कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन है। एक्सपोर्टर जब डॉक्यूमेंट्स बनाएगा और वो प्रेजेंट करेगा, तो अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन एकदम टंच है, एकदम बढ़िया है, तो उसे कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन कहेगी। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीन्स द प्रेजेंटेशन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट। अभी आप एक चीज ये ध्यान रखना, जहां जहां वर्ड क्रेडिट आ रहा है उसका मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये शॉर्ट में क्रेडिट या लिखते हैं। तो in accordance with the terms and condition of the credit, the applicable provision of these rules and international standard banking practice का जो ISBP, जो मैं कह रहा था आपको तीन चीजें का ध्यान रखना है, 1 2 3 अब पहले क्या हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट, ये हो गया पहला पॉइंट का आपका जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो लेटर ऑफ क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, the applicable provision of these rules means UCP 600। और जो तीसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ISBP। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो इन तीनों को ध्यान में रख के बैंक इंटरप्रेट करेगी, और आपको जब उनसे डिस्कशन करना होगा, सपोज करो उन्होंने कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल दी, आप ये मत समझिए कि बैंक भगवान है। आप अगर आप कोई पॉइंट पर सही है तो आपको उनसे लड़ना भी पड़ेगा। तो आप ये रूल्स का अगर उनको बताएंगे ये रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो बैंक फिर मान जाती है। तो हमें डरना नहीं है कि बैंक ने जो बोल दिया कोई 100% सत्य है। हमारे लिए हमारी गीता, हमारा भगवान, हमारी कुरान, ये यूएसपी 600 है, और साथ में आईएसबीपी। तो इसको हमको ध्यान रखना है लेटर ऑफ क्रेडिट के रेफरेंस में। फिर पॉइंट आता है कंफर्मेशन। Confirmation means a definite undertaking of the confirming bank in addition to that of a issuing bank to honor or negotiate a complying presentation। फिर आता है confirmation। Confirmation means a definite undertaking of a confirming bank in addition to that of a issuing bank to honor or negotiate a complying presentation। अभी confirmation क्या होता है, आपने बोला कि issuing बैंक ने भाई एलसी दे दी है, तो अब तो मैं एकदम फ्री हो गया। अभी सपोज करो इशूइंग बैंक हुई नाइजीरिया की, अरे ये थिकनेस तो काफी बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंफर्मेशन का। अभी कंफर्मेशन का आपको पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अपन लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे। अभी लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे पहले, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने कहा कि इशूइंग बैंक ने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया तो अब मैं शांति से आराम से बैठ जाऊं क्या, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि आपने कहा इशूइंग बैंक है, अभी इशूइंग बैंक निकली नाइजीरिया की। सपोज करो, नाइजीरिया में ऐसा नहीं कह रहा हूं खराब है, ठीक है, लेकिन बैंक ऐसी जगह है जहां की काफी अनस्टेबल प्लेस है, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल या XYZ कोई भी रीजन हो। तो नाइजीरिया की कोई बैंक है, छोटी सी बैंक, कोई एकदम गली नुक्कड़ की बैंक है, आपके इंपोर्टर ने वहां से एक छोटी सी कोई बैंक से एलसी निकलवा के दे दी। अभी आप कहेंगे कि नहीं मुझे अब उस बैंक पे भरोसा नहीं है, तो भाई वो बैंक तो कल है, परसों नहीं उड़ जाए, वो समेट के कहीं निकल जाए तो फिर क्या। तो उस केस में आप डबल एश्योरेंस चाहते हो, तो उसमें फिर क्या करेंगे, तो आप चाहेंगे कि वो इशूइंग बैंक तो है, चलो ठीक है, हमको एक कंफर्मिंग बैंक चाहिए। अभी कंफर्मिंग बैंक क्या, मैं दुबई में बैठा हूं, वो बैंक है नाइजीरिया की, तो अब मैं नाइजीरिया में जाके तो चेक नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, दुबई की कोई एक रेप्यूटेड बैंक है, सपोज करो ANZ बैंक है, तो मैंने उसको जाके कंफर्मेशन उसकी ले ली कि आप ये बैंक का चेक करिए और ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कंफर्म कर दीजिए, जो कि बैंक उसके चार्जेस लेता है, जो कि ज्यादा भी होते हैं, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेनी है, हमको चाहिए कि हमारी कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। तो बैंक अपनी एक एडिशनल यहां पर बैंक हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ इशूइंग बैंक एक और बैंक आ जाएगी जो कि होगी कंफर्मिंग बैंक। वो कंफर्म कर देगी हाँ चलो ठीक है, इशूइंग बैंक ने नहीं भी किया तो मैं चलिए आपकी उसको ऑनर कर दूंगी, अगर आपने प्रेजेंटेशन कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन किया।
उसमें भी आपको ये ध्यान रखना कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी जो डॉक्यूमेंट मांगे और वो दिए ही नहीं, उसके अलग गए एलसी के, वो चीज का ध्यान रखना है। The confirmation means a definite undertaking of the confirming bank in addition to that of the issuing bank. इशुइंग बैंक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, ये चीज ध्यान रखना। वो उठ जाए और एकदम फ्रॉडी कर ले तो फिर तो वो तो लीगल केस हो गया, वो अलग चीज है। इन एडिशन टू डेट ऑफ द इशुइंग बैंक टू ऑनर और नेगोशिएट ए कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। इस चीज को बहुत बहुत याद रखिए, इसे भूलना मत कि वो प्रेजेंटेशन कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो ऑनर करेगी, ऑन नेगोशिएट करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज साफ हो चुकी है। कंफर्मिंग बैंक, ये जो मैंने ऊपर जो समझाया है वो कंफर्मेशन है, और जो कंफर्मिंग बैंक होगी वो जो कंफर्म करेगी उसको कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। तो हम विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट। अब credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitute a definite undertaking of the issuing bank to honor a complying presentation. अभी क्रेडिट क्या होता है कि एक इस तरह का अरेंजमेंट दैट इज इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब मैं आपको डेफिनेशन के बाद में बताता हूँ। However named or described that is irrevocable and thereby constitute a definite undertaking कि बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर वो प्रेजेंटेशन कंप्लाई मतलब सही तरह से डॉक्यूमेंट अगर देता है तो उसको ऑनर करें। अगर उसमें साइट का पेमेंट है तो हाथों हाथ उसे 5 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। अगर उसमें डेफर्ड पेमेंट है तो जो टाइम लिखा हुआ है उसमें उस अंतराल में उसको पैसा देना पड़ेगा। मैच्योरिटी में 90 डेज लिखा हुआ है तो 90 डेज बाद आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट है, उसको एक क्रेडिट कहा गया है। अभी इसमें ये वर्ड आता है इरिवोकेबल। अभी इरिवोकेबल मतलब क्या है? इरिवोकेबल मतलब कि अगर उसमें कुछ चेंज करना है क्रेडिट के अंदर, एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट बन गया उसमें कोई चेंज करना है तो वो तभी हो सकता है जब उसकी सारी पार्टीज एग्री हो, ऑल टू ऑल, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट एंड जो बैंक उसके अंदर इन्वॉल्व है वो, तो उसमें कहते हैं इरिवोकेबल एलसी। और अब तो सारी की सारी एलसी इरिवोकेबल होती है। अगर उसमें कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो ये डीम माना जाएगा कि दैट एलसी इज इरिवोकेबल। अभी मतलब आता है ऑनर, जो कि हम ऊपर सारी डेफिनेशन में मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ऑनर मतलब क्या होता है। तो उसको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते कि क्या होता है। तो अगर आपने कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन कर दिया है तो बैंक करेगी ऑनर, और उसका मतलब क्या होता है? टू पे एट साइट इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय साइट पेमेंट। आपको हाथों हाथ साइट पे पेमेंट करेगी इफ अवेलेबल बाय साइट पेमेंट। इसमें क्या होता है? जनरल टर्म होता है 5 दिन, 5 डेज। 5 दिन बैंक लेती है पेमेंट करने में, वो जनरल रूल है। फिर सेकंड है टू इनकर ए डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग एंड पे एट मैच्योरिटी इफ क्रेडिट इज अवेलेबल बाय डेफर्ड पेमेंट। अगर वो ऐसा कहा हुआ है कि 30 डेज या 60 डेज में कर देंगे तो वैसा होगा, तो बैंक उसमें उनको प्रॉमिस करेगी कि हाँ 60 डेज के अंदर वो कर देगी। टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा एक बैंकिंग के थ्रू होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी, और उसमें भी होगा 30 डेज या 60 डेज, 90 डेज, जो भी डे है उस डे के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट, वो किस किस केस में आएगा और किस किस केस में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर पूरा एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो जो भी ट्रांसेक्शन बैंकिंग के थ्रू जाएंगे उसमें हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। और जो आउट ऑफ बैंक ट्रांसेक्शन है, डायरेक्ट आपने कैश पेमेंट किया, माल खरीदा, ऐसा किया, तो उसमें आपको ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह के होते हैं, क्या होता है। तो एक बार ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी है ये मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्रिस्प तरीके से। इसके बारे में हर पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा कि किस तरह तरह से होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू समझ आना चाहिए, आप जो आप मैं बोल रहा हूँ वर्ड से आप थोड़े से उसको फेमिलियर हो जाने चाहिए कि हाँ चलो ये चीज ऐसा है ऐसा है। अभी एक बार में आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए आपको समझ आएगा। अभी आप थोड़े वर्ड से फेमिलियर होंगे, फिर धीमे धीमे उसके अंदर हम जाते रहेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमें डिटेल से डिस्कशन करना है, वो हम करेंगे।
फिर आता है पॉइंट इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक मीन्स द बैंक दैट इश्यूज अ क्रेडिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट और ऑन इट्स ओन बिहाफ। इशूइंग बैंक हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं तो हम इसे वापस डिस्कस नहीं करेंगे। नेगोशिएशन means the purchase by the nominated bank of drafts drawn on a bank other than that nominated bank and on document under a compliant presentation by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank। अभी नेगोशिएशन क्या होता है कि आपने जब ये प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे वो कहाँ करेंगे, नेगोशिएटिंग बैंक के अंदर। तो ये कहना चाह रहा है कि मींस द परचेज बाय द नॉमिनेटेड बैंक ऑफ ड्राफ्ट। अब जो ड्राफ्ट होंगे ड्रॉन ऑन बैंक अदर देन नॉमिनेटेड बैंक, और ये चीज पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर वही नॉमिनेटेड बैंक हुआ उसी के ऊपर ड्राफ्ट करेगा तो बहुत खतरे की चीज है। जो ड्राफ्ट होगा, अभी जो नए बंदे हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं, जो ड्राफ्ट होता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं बैंकिंग टर्म्स में हम इन जनरल। राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो नेगोशिएशन क्या होता है कि जो अभी नेगोशिएटिंग बैंक को आप जब डॉक्यूमेंट दोगे तो वो नेगोशिएट करेगी, पैसा दे हाथों हाथ देना होगा तो हाथों हाथ देगी। क्योंकि अंडर ए कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन बाय एडवांसिंग और एग्रीइंग टू एडवांस फंड्स टू द बेनिफिशियरी ऑन और बिफोर द बैंकिंग डे, मतलब जो उसका तय सीमा है कट 60 डेज 30 डेज उससे पहले पैसा जो देना है वो देगी। तो नेगोशिएटिंग बैंक की होती है। ड्रॉन, अब ये पॉइंट देखिए कि ड्रॉन ऑन अ बैंक अदर देन द नॉमिनेटेड बैंक, जो ड्रॉन होगा वो तो इशूइंग बैंक के ऊपर होगा, तो वो बैंक वो दूसरी होगी, वो चीज आप यहाँ ध्यान रखना, वो इशूइंग बैंक होगी। अभी नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर अपन 5-6 पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी अलग वीडियो बन सकता है, बट मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में आपको साथ साथ बता दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर है। नहीं तो इसमें क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवाइसिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक सेम होती है क्या। तो पहली चीज तो उसका आंसर है कि कुछ केसेस में हाँ, कुछ केसेस में ना। अभी एडवाइसिंग बैंक क्या होती है कि आपको जब एडवाइस उसने जिस बैंक से आपको क्रेडिट आया, अभी आप उसी बैंक में अगर जाके नेगोशिएट करेंगे तो फिर तो वही आपकी वही एडवाइसिंग बैंक हो गई और वही नेगोशिएटिंग बैंक हो गई। लेकिन आप दूसरी बैंक से नेगोशिएट करते हैं, सपोज करो आपकी एडवाइस, जो एडवाइस आई है वो आई है एचएसबीसी से, और जो आप नेगोशिएट कर रहे हो वो आप कर रहे हो एएनजेड से, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा लोग क्यों करते हैं, चाहे एएनजेड में थोड़ा पैसा कम लगता है, कुछ चार्जेस कम है, तो लोग प्रीफर करते हैं कि दूसरी बैंक से करें जिसके चार्जेस कम हो। तो अभी हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडवाइसिंग बैंक सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अभी एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एडवाइसिंग बैंक होता है, ये चीज ध्यान रखना कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको पेमेंट करना है, बिल्कुल भी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन ये जो नेगोशिएटिंग बैंक होती है उसकी तो ऑब्लिगेशन है, आप उसको डॉक्यूमेंट दे रहे हो और वो ऑनर करेगी उसको डॉक्यूमेंट। तो एडवाइसिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक में ये भी डिफरेंस हुआ। The nominated bank on the other end may be liable to pay the credit amount, but only when they expressly agree। अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट में एग्री कर देंगे कि हाँ उसको वो पे करेंगे, तो फिर वो नेगोशिएटिंग बैंक पे कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर केस में वो करेगी, फिर वो अंतिम जिम्मेदारी इशूइंग बैंक की होती है या रिइंबर्सिंग बैंक। अगर कोई और एक और यहाँ पर बैंक होती है, ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, रिम्बर्सिंग बैंक। अगर एलसी के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो बैंक रिम्बर्स करेगी, जो कि चौथी, जो कि अलग ही बैंक होगी, सपोज करिए हो गई XYZ बैंक, तो ये एक रिम्बर्सिंग बैंक अलग होगी जो कि पे करेगी। अभी इसमें क्या है, बहुत सारी बैंक्स के नाम आ गए, एडवाइसिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, इशूइंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, कंफर्मेशन बैंक।
आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस हर बैंक के ऊपर एक एक वीडियो बनेगा। और अभी मैं आपको समझा ही रहा हूँ, सबको मिक्स करके भी एक बार बता रहा हूँ। इन शॉर्ट में मैं वापस आपको बताऊं तो आप एक बार दिमाग के अपने दरवाजे एक बार फिर से खोलिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वापस सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं इधर से ये सारा कचरा पट्टी हटा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको साफ दिखे। वापिस सब बैंक के बारे में शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बैंक होती है इशूइंग बैंक, जो इशू करेगी। उसने एलसी बना के दी। अब एलसी बना के किसके थ्रू देगी? एडवाइसिंग बैंक देगी। अब इशूइंग बैंक है सपोज करो नाइजीरिया की, दूसरी है जो एडवाइसिंग बैंक होगी मेरी कंट्री की, सपोज करो मैं दुबई में हूं तो दुबई में एनजेड बैंक है मेरी बैंक। मैंने इंपोर्टर को बोला था कि इसके ये इस बैंक से एलसी खुलवा के मुझे देनी है, तो उसने एचएसबीसी से मुझे खुलवा के दी, जो नाम मैंने उसको दिया था, तो वो मेरे बैंक के थ्रू आएगी। तो इशूइंग बैंक भेजेगा एलसी को मेरी बैंक में, विच इज एडवाइसिंग बैंक। ए लिख देता हूं, ये एडवाइसिंग बैंक है एक बैंक। तो मेरी बैंक फिर मुझको एडवाइस करेगी कि सर आपकी ये एलसी आई और ये एकदम वैलिड लग रही है हमको, ये लीजिए। अभी मुझे चाहिए कंफर्मिंग बैंक, क्योंकि ये जो इशूइंग बैंक है वो नाइजीरिया की है, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो मुझे उसकी जगह चाहिए एक कंफर्मिंग बैंक करनी, मुझे एक और बैंक चाहिए, चाहे उसके चार्जेस लगते मैं दे दूंगा, पे करूंगा, बट कंफर्मिंग बैंक यहाँ रोल में आएगा उसका। तो कंफर्मिंग बैंक फिर कंफर्म करेगी। कंफर्मिंग बैंक मैक्सिमम, जैसे मैं दुबई का हूं तो दुबई की ही मैं प्रीफर करूंगा, मैंने दुबई की कंफर्म की। और दुबई की बैंक कंफर्म करेगी उसको। तो ये तीसरी बैंक आ गई है, अपन ने पढ़ लिया इशूइंग बैंक, सेकंड इज एडवाइसिंग बैंक, तीसरी आ गई कंफर्मिंग बैंक। फिर ट्रांसेक्शन के जब मेरे पास डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, फिर आएगी चौथी बैंक विच इज नेगोशिएटिंग बैंक। मैं जाके उसको डॉक्यूमेंट दूंगा कि ये लीजिए सर डॉक्यूमेंट, अब आप मेरे को आगे इशूइंग बैंक में इसको भेजिए, आप ये चेक करिए। नेगोशिएटिंग बैंक चेक करेगी डॉक्यूमेंट, कहाँ कंप्लाई कर रहे हैं, फिर वो आगे भेजेगी इशूइंग बैंक को। अभी पैसा कौन देगा, क्या देगा, ये एलसी के अंदर मेंशन होता है कि इशूइंग बैंक देगी या फिर रिम्बर्सिंग बैंक देगी। ये आ गई फिर एक और बैंक। अब उस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और बैंक का एंट्री हो चुकी है, रिम्बर्सिंग बैंक, जो पेमेंट करेगी। अब वो चाहे तो एडवाइसिंग बैंक भी हो सकती है, वो चाहे तो दूसरी बैंक भी हो सकती है। तो सब बैंक का मैंने शॉर्ट के अंदर आपको बता दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक बैंक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंफ्यूज यहाँ पर बहुत हो सकते हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन चीज है, लेकिन इसको क्या बार बार सुनने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम हर बार पढ़ेंगे तो हर बार हमको नई चीज समझ आएगी। अब ये इसमें पॉइंट ये पढ़िए कि नॉमिनेटिंग बैंक पेमेंट ऑब्लिगेशन may be fulfilled by the nominated bank with recourse basis, which means that in case of nominated bank could not get the reimbursement from issuing bank, the nominated bank will ask the beneficiary for compensation. अभी दो तरह की एलसी होती है, चीज डिटेल्स में बताऊंगा कि विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। ये चीज ध्यान, विथ रिकोर्स हुई। अभी नेगोशिएटिंग बैंक ने, जो कि आप ये देखेंगे, ये वाली जो बैंक है, जब मैं इसको डॉक्यूमेंट दूंगा तो ये सपोज इसने मुझे पैसे दे दिए, ये टर्म्स के अंदर लिखा था, इसने मुझे पैसे दे दिए, फिर ये डॉक्यूमेंट भेजेगी इशूइंग बैंक के अंदर। अब इशूइंग बैंक ने कोई कारण से मना कर दिया, एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हुआ, वो कंट्री खत्म हो गई या जो भी हुआ, ये उधर से पैसा नहीं आया, तो नेगोशिएटिंग बैंक ऐसा नहीं है कि वो किसी से पैसा नहीं लेगी, वो पूरा पूरा पैसा वापस लेगी। विल आस्क फॉर बेनिफिशियरी फॉर कंपनसेशन। बेनिफिशियरी इसमें कौन होगा? एक्सपोर्टर। वो एक्सपोर्टर से वापस पैसा ले लेगी। ये चीज, ये ध्यान रखने वाली चीज है। विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स में वो पैसा ले सकती है, विदाउट रिकोर्स में वो पैसा नहीं ले सकती है। अभी ये हो गया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कौन करेगी? नॉमिनेटेड बैंक मींस द बैंक विथ विच द क्रेडिट इज अवेलेबल और एनी बैंक इन केस ऑफ क्रेडिट अवेलेबल विथ एनी बैंक। अब ये लाइन पढ़ने में एकदम सिंपल लग रही है, पर ये चीज ध्यान रखना, ये एक लाइन की वजह से मिलियंस के कारोबार ऊपर नीचे हो सकते हैं, कितनों के ही पैसे इस कारण टूट गए।
आप जब एलसी खुलवाएं तो उसमें क्लॉज होता है, ये चीज ध्यान रखना कि वो बैंक एनी बैंक इन नेगोशिएशन है, तो आप कोई भी बैंक में जाके नेगोशिएट कर सकते हैं, कोई भी बैंक में जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अभी उसने लिख दिया एनी बैंक इन चाइना, तो वो सिर्फ चाइना में डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है। वो अगर मैं दुबई में हूं तो मैं दुबई में पे नहीं कर दुबई में नहीं कर सकता, मुझे चाइना जाना पड़ेगा। एनी बैंक इन चाइना में ही वो प्रेजेंटेशन हो सकता है। उसने यहाँ पे लिख दिया सिंगापुर, तो वो सिर्फ सिंगापुर में हो सकता है। अभी उसने इन सब की जगह पर्टिकुलर बैंक ही लिख दिया, एएनजेड बैंक चाइना, तो और खतरे की घंटी है। वो सिर्फ एएनजेड चाइना में जाके ही प्रेजेंट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम एलसी चेक करें तो उसमें एनी बैंक बाय नेगोशिएशन ही होना चाहिए, तो सबसे सेफ है। तो कोई बैंक में जाके आप कर सकते हैं आपकी मर्जी से। अगर उसने एनी बैंक इन चाइना दे दिया है या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया, आप उससे अमेंडमेंट करवाइए, चेंज करवाइए। हमारे ऑफिस में ये केस हुआ था कि पर्टिकुलर उसने नाम लिख दिया एनी बैंक इन चाइना। अब जब डॉक्यूमेंट होते हैं 4-5 पेज के होते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है, वो मिस हो गया। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एलसी के अंदर होती है, लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन 25 दिसंबर है सपोज करो, तो 25 दिसंबर तक मुझे उसके बैंक काउंटर पे ये डॉक्यूमेंट देने, साफ कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट चेक भी करेगी वो 2 दिन, जो भी उसको बैंक को टाइम लगता है। तो अभी मेरे पास आज 23 तारीख हो गई है, अभी इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि एनी बैंक इन चाइना, तो वो तो सिर्फ चाइना में हो सकता है और 2 दिन के अंदर मैं चाइना नहीं जा सकता, तो हमारा डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाएगा। और लेकिन अगर उसमें ऐसा लिखा होता है एनी बैंक की नेगोशिएशन, तो मैं दुबई में कोई भी बैंक में जाके नेगोशिएट कर देता। इस केस में हम फंस गए थे एनी बैंक इन चाइना, तो हमने हमारे बंदे को रातों रात चाइना का टिकट करवा के चाइना में भेजा और चाइना में नेगोशिएट करवाया। आप समझ रहे हैं एक एक वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ एक वर्ड है ये, एनी बैंक इन नेगोशिएशन, एनी बैंक इन चाइना, एनजेड बैंक चाइना, तो उस क्लॉज में कोई भी वो वर्ड लिखा हुआ होगा उससे पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी डेट क्या है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्सपायरी अब 27 दिसंबर है, तो सारा काम 27 तारीख से पहले पहले होना चाहिए। हमको डॉक्यूमेंट देने हैं, हमको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हर चीज का अपना महत्व है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, प्रेजेंटेशन। Presentation means either the delivery of document under a credit to the issuing bank or nominated bank or the document so delivered। तो प्रेजेंटेशन हम डायरेक्ट इश्यूइंग बैंक में भी कर सकते हैं, इश्यूइंग बैंक में भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब एक्सपोर्टर नेगोशिएटिंग बैंक को करेगा उसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो भी उस फेस प्रेजेंटेशन है। जब नेगोशिएटिंग बैंक इश्यूइंग बैंक को प्रेजेंट करेगी उसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, प्रेजेंटर मीन्स बेनिफिशियरी, तो जो ये प्रेजेंट करेगा, सॉरी, जो ये प्रेजेंट करेगा वही बेनिफिशियरी है। तो इस तरह हमारा आर्टिकल 2 खत्म होता है। होपफुली मैंने उसको बहुत ही क्लियर तरीके से शॉर्ट के अंदर समझाया है। अब ये चाहता तो ये जो क्लास है वो 2 घंटे 3 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन उसमें आप बोर हो जाते, तो इसको इसके शॉर्ट तरीके से जितना शॉर्ट हो सकता था उसमें बताया है। अब हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्लास में। मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट का वीडियो मैक्सिमम हो, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए और मैं भी अच्छे से समझा सकूं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ आपको ठीक लगा हो, ताकि मैं केस लॉज भी और बताऊं आपको, आपको पॉइंट पे डिस्क्राइब भी करूं, क्योंकि जो चीज मैंने सीखी मैं चाहता हूं आपको भी, आपके साथ भी शेयर करूं। और मैं आपसे सीखता भी, मैं खुद दूसरे वीडियोस देख के सीखा था, और आज सीखता भी हूं, अभी कंटिन्यूअसली सीख ही रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो चीज को जानना चाहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।